हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कि भाई जितने भी हमारे छोटे पैमाने के उद्योग थे उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI क्या होता है। इन 1951, जब हम 1951 की बात करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड की बात करते हैं, तो उस समय The small scale industries means those industries whose investment did not exceed ₹5 lakh। 1951 के दौरान जब हम स्टार्टिंग पीरियड में थे, उस समय जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये माना गया कि भाई वह उद्योग छोटे उद्योग कहलाएंगे जिनका निवेश 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, नाउ द SSI मीन्स दोज इंडस्ट्रीज whose investment did not exceed ₹5 करोड़। और जब हम आज के टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की, तो उन उद्योगों को छोटे उद्योग माना गया है जिनकी इन्वेस्टमेंट मतलब जिनका निवेश 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब 51 के टाइम जब हम प्लानिंग स्टार्टिंग कर रहे थे, उस समय था 5 लाख कि भाई 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट जिनका है या 5 लाख तक है, वो कौन से उद्योग कहलाएंगे? छोटे पैमाने के उद्योग। आज के समय में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए 5 करोड़ कि भाई जिन छोटे उद्योगों का निवेश 5 करोड़ के अंदर अंदर है या 5 करोड़ है, उनको कौन से उद्योग माना जाएगा? छोटे उद्योग। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने भी छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता की हम बात करते हैं, इट इज लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। कहने का मतलब स्मॉल स्केल छोटे पैमाने के उद्योगों को जो है श्रम इस्तेमाल करने वाला और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रोजगार को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र माना गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जैसे कि बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उनमें जो है उनमें जो है सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जो है उन उद्योगों में जो है श्रमिक कैपेसिटी जो है बिल्कुल कम होती है कि मतलब लेबर ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जो है मशीन्स अगर आई हैं तो 1 या 2 लेबर हमें एक मशीन पे चाहिए, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, पूरी तरीके से लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे जो है मशीन का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, और साथ ही साथ जो है जब मशीन का इन्वेंशन कम, मशीन का यूज़ कम होगा यहाँ पे, जबकि लेबर्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेबर्स की संख्या ज़्यादा होने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है। तो ये जो है पूरी तरीके से डिपेंड करती है लेबर्स पर कि भाई जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट की ओरिएंटेड होती हैं, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ क्षेत्र से भी ये जुड़ी रहती हैं, क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार प्रदान कराती हैं। सेकंड, इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई ये जो है क्षेत्रीय लचीलापन दिखाती हैं। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनको जो है कहाँ सेटअप किया जाता है? जहाँ पे कच्चे माल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब रॉ मटेरियल्स जहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने के उद्योग वहीं पे लगाई जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है। इनको वहाँ लगाने का, अगर वो ये उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग अगर वो दूर लगाएंगे तो भाई इन्हें जो है कच्चा माल लाने ले जाने में जो है यातायात के साधन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगेगी, जिससे कि ये लॉस में जाएंगे। तो लॉस से बचने के लिए ये अपने जो है इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप करते हैं पास में, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, शहर में, गाँव में, अपने घर के बैकयार्ड में, मतलब कहीं भी सेटअप इन्हें कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है बिल्कुल लो होता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप जबरदस्त कंपलसरी है कि भाई रॉ मटेरियल जहाँ पे हो वहीं लगेगी, नहीं, ये कहीं भी लगाई जा सकती है। ठीक है। थर्ड, इट नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो हमारी सबसे मुख्य बात यहाँ पे आती है कि भाई इसमें जो है निवेश बिल्कुल कम से कम होता है। बड़े पैमाने की जब हम उद्योग खोलने की बात करते हैं तो हमारा जो निवेश है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले भाई हम ज़मीन लेंगे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फिर वहाँ पे जो है मशीनों का उत्पादन करेंगे। मशीनों का उत्पादन हमने कर लिया, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ से लगेगी। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि बड़े पैमाने के उद्योगों में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जबकि छोटे पैमाने के उद्योग खोलने में खर्चा जो है 5 करोड़ तक आता है। इसमें क्या होता है, मशीन्स का प्रोडक्शन, मशीन वगैरह का प्रोडक्शन इस यहाँ पे नहीं होता, और मशीन्स का यूज़ एक या 2-3 ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है। तो इसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसलिए कम पड़ता है क्योंकि भाई यहाँ पे मशीनों से ज़्यादा लेबर फोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि भाई यहाँ पे लोगों से काम कराने में ज़्यादा विश्वास दिखाया जाता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं
फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट्स, कि भाई हमने औद्योगिक क्षेत्र में विकास तो कर लिया था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, सबसे पहले हम तो इसकी बात करेंगे। दूसरी बात उसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स की, कि भाई क्या इसकी अच्छी बातें थी और क्या इसकी बुरी बातें थी। फीचर्स में लगभग फीचर्स हमने चैप्टर इससे पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में इन डिटेल। इनका जो एक शॉर्ट व्यू है यहाँ पे उसको देखते हैं। फर्स्ट, क्रूशियल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला फीचर तो हमारा ये था कि भाई और पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर था उसने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया, मतलब सबसे ज़्यादा मदद उस समय हमारी किसने की थी, गवर्नमेंट सेक्टर ने। हमने देखा था कि भाई जब 1947 के बाद जब हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत थी तो टाटा बिरला जैसी कंपनीज के पास भी इतने पैसा नहीं था जितना कि उस समय चाहिए था, तब उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, तब गवर्नमेंट ने जाके इनकी हेल्प करी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके थे, गवर्नमेंट्स के। ठीक है, तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ने जो है क्रूशियल रोल यहाँ पे अदा किया। सेकंड, सेकेंडरी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर ने भी रोल अदा किया। प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करता था प्रॉपर परमिशन के साथ उसने किया, परमिट लाइसेंस राज, गवर्नमेंट से पूछ के किया, जो भी किया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर वालों ने प्रॉपर लाइसेंस लेते थे, फिर जाके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह ये स्टार्ट करते थे। थर्ड, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंडिया ने क्या, अब यहाँ पे क्या किया गया कि भाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम जो बाहर से सामान मंगाते थे वो हमने सामान मंगाना बंद कर दिया, उसके बदले उसी सामान का प्रोडक्शन इंडिया में करने की कोशिश की। ठीक है, करने मतलब जो हम सामान बाहर से मंगा रहे थे ना, यहाँ के लोगों को आ गया कि भाई अब ये सामान जो है हम बाहर से ना मंगाकर यहीं प्रोडक्शन इस सामान का करेंगे। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक घरेलू उद्योग, हमने जो है घरेलू उद्योगों का बचाव इस प्रकार किया कि भाई हमने जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति, मतलब बाहर के देश के जो लोग हैं, मतलब बाहर देश की जो कंट्रीज हैं, अगर इंडिया से कोई भी सामान इंपोर्ट करती हैं तो उन पे टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लगा दी गई, इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज कर दी गई कि भाई वो एक तरीके से सामान खरीद ही नहीं पा रही थी। मतलब हमारा इनका जो बाहर कंट्रीज़ का जो हम इंपोर्ट करते थे, बाहर की कंट्रीज जो हमारे से इंपोर्ट करना चाहती थी सामान, वो इंपोर्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत बढ़ा दी गई, टैक्स लगा दिया गया, बहुत सारी XYZ रीजन यहाँ पे कर दी गई। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि भाई फिर से कोई विदेशी कंपनी आए हमारे देश में जो हमारे देश को फिर से खोखला करने की कोशिश करे और फिर से वही हम गुलामी वाली जिंदगी जी। ठीक है। फिफ्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसा कि हमने देखा कि भाई बड़े बड़े उद्योगों का सेटअप किया गया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए, ये तो था बड़े लेवल पे काम। सिक्स, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटे पैमाने पर काम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई गई, भाई छोटे उद्योग लगाए गए जहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर लोगों को प्राप्त हुए और साथ ही साथ जो है जीवन जीने का नजरिया लोगों का यहाँ पे बदलने लगा, ये सब। और साथ ही साथ इसमें जो है निवेश की ताकत भी बिल्कुल बहुत कम होती थी कि भाई निवेश, थोड़ा सा निवेश में जो है स्मॉल स्केल लगा सकते थे। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा किसने दिया? गवर्नमेंट सेक्टर ने। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज इसमें भी थी पर गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा इनकी हेल्प करी। तो ये तो थे कुछ हमारे फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे गुड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हुई, हमारा जो आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास, तो उसकी क्या क्या अच्छी अच्छी बातें थी। फर्स्ट, 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट। कहने का मतलब जब हमने पढ़ा कि भाई जब हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल था तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर बहुत पैसा यहाँ पे लगाया। पैसा लगाने का जब गवर्नमेंट सेक्टर ने पैसा लगाया, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर ने पैसा लगाया प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, तो जो हमारा पहले आउटपुट आ रहा था साल में उससे 6% बढ़कर आया। कहने का मतलब पहले जो आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट नहीं आ रहा था, अब आउटपुट जो है हर साल 6% बढ़ के आ रहा था। क्यों? पैसे की कमी को कौन पूरा कर रहा था? गवर्नमेंट सेक्टर। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने जो है प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया कि भाई फिक्स कर दिया, जैसे दो इंडस्ट्रीज में बांट दिया, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स जितने भी हैवी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कौन बनाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जितने भी छोटे पैमाने के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई, सोप इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सब कौन चलाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया कि भाई सबको अपना अपना काम दे दिया गया। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हम बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। फोर्थ, ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर और आर्थिक समृद्धि का विकास कैसे किया गया कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करके, ठीक है, समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया और साथ ही साथ समाज कल्याण किया गया। ये तो थे भाई कुछ गुड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है, बैड इफेक्ट्स। ये 3 नंबर में हमसे आता है, हमसे पूछा जाता है अक्सर कि भाई
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या क्या बैड इफेक्ट्स थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। पहला बैड इफेक्ट की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, कि भाई जितना भी हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें एकाधिकार की प्रक्रिया चलने लग गई। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भाई गवर्नमेंट ने जो है 17 मेन इंडस्ट्रीज को छांट के अलग कर लिया था। वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे आता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो है 17 इंडस्ट्रीज ऐसी अपने पास रखी कि भाई जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी थी, मोर देन 60% से ज़्यादा प्रोडक्शन किन्होंने अपने हाथ में कर लिया। ऐसा करने से भाई अब क्या क्या समस्या आई, करप्शन बढ़ने लगा, मतलब भ्रष्टाचार जो है बढ़ने लगा, ह्यूज लॉसेस, सरकार को बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़े इस दौरान, इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और सबसे मुख्य बात कि भाई इसमें रिसोर्सेज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। ये नहीं पता लग रहा था कि भाई कितने रिसोर्सेज कहाँ पे आ रहे हैं, उसमें से कितना % यूज हुआ, कितना % वेस्ट हुआ, कि मतलब टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की जा रही थी। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्रोसेस तो चल रहा था पर उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा गया। तो पहली समस्या तो हमारे सामने थी ये। दूसरी, फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकंड, प्रोडक्ट्स तो हमने भाई इंडिया में जो है बना लिए थे, हमने बाहर से ना मंगा के इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स बना भी लिए, पर उसका कंपैरिजन जो है उस प्रोडक्ट का हम बाहर वाली कंट्रीज से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते थे वो यहीं तक सीमित रह गए। हमने जो है बाहर की कंट्रीज जो हमारे से इम्पोर्ट करना चाहती थी, उससे पहले ही हमने जो है इम्पोर्ट डोमेस्टिक कंट्री इंडस्ट्रीज के वो करने के लिए, मतलब बचाव के लिए हमने काफ़ी सारी यहाँ पे नीतियाँ बना दी थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर दी, टैक्स लगा दिया और 10-12 क्वेश्चन उनसे करने लगे, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट होने के कारण उन्होंने इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया बाहर की कंट्रीज़ ने। तो इसलिए हम अपने प्रोडक्ट का कभी भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए। हम या तो हम ये जाने कि भाई हमारा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बैठ रहा है या पूरे वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट सबसे खराब है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हम सही तरीके से पहचान नहीं पाए। थर्ड, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी समस्या है, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भाई हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को कभी भी बढ़ा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल बंद कर दिया था, मतलब बाहर की कंट्री से जो है सामान मंगाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे कि हमारी कंट्री का पैसा ना तो बाहर जा रहा था, ना से बाहर से कोई पैसा हमारे पास आ रहा था। कभी कभी तो क्या होता था कि भाई हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज 1990 के टाइम तक आते आते हमारा फॉरेन एक्सचेंज 0% तक आ गया था, 0% तक आने की नौबत हो गई थी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई वर्ल्ड बैंक के पास अपने देश का कुछ गोल्ड रिजर्व गिरवी रखा, तब जाके वहाँ से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई, तो फॉरेन एक्सचेंज फिर भी 1 या 2% ही मेंटेन हो पाया। तो ऐसी नौबत तक आ गई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो ये कुछ विकट समस्याएं थी जो उस समय आई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 2 एंड होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।